1 स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। ग्रेविटेशन आपको पता तो होगा, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। हम जमीन पर खड़े क्यों रह पाते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, अभी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये पिछले साल आपने पढ़ा है। फोर्स से क्या इफेक्ट्स होते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने का काम, स्टॉप करने का काम फोर्स कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उससे मोशन में लाने का काम फोर्स कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में चल रही है तो उसकी मोशन का डायरेक्शन बदलने का काम भी फोर्स कर सकता है। तो ये इफेक्ट्स है फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करने के, ये हमने पिछले साल पढ़ा है। What types of forces are you familiar with? आपको कौन से फोर्सेस पता है? अभी देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो इसी चैप्टर में बताया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर न्यूक्लियर फोर्स, जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स के कारण है। और न्यूक्लियर फोर्स के कारण प्रोटॉन्स सारे एक ही जगह पर रहते हैं न्यूक्लियस में, ऑल्दो दे आर ऑफ द सेम चार्ज। तो उसे ये न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। फिर उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट हो रही है तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द सरफेस इट इज मूविंग। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स होता है अट्रैक्शन का, या फिर सेम पोल्स होंगे तो रिपल्शन का, अपोजिट पोल्स होंगे तो फिर अट्रैक्शन का। तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स हो गए। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको क्या पता है? हमें ये पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए दूसरे चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वापस वो अर्थ की तरफ किस फोर्स की वजह से आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, अभी इसमें वही हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट आल्सो बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अर्थ के पास ही नहीं है, दुनिया में किसी भी चीज के पास, जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी दो चीजों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। हर एक बॉडी के बीच में दो बॉडियों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशन, as we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ने इसका डिस्कवरी किया था ग्रेविटेशन का। As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. मतलब कोई भी फोर्स जो है वो वर्टिकली सीधा ही क्यों गिरता है इस तरीके से? अगर ये अर्थ सरफेस है और ये एप्पल है तो वो ऐसे सीधे लाइन में ही क्यों आता है? वो ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं गिरता? ये सवाल उसके मन में आ गया। तो उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थ्योरी रखी। He wondered why all apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. Why do they not fly in a horizontal direction? Horizontal direction में वो क्यों नहीं मूव होते? अभी ये जो है वो इस दिशा में क्यों नहीं मूव होता? इसी दिशा में क्यों आता है एप्पल अर्थ की तरफ? ये डाउट उसके मन में आ गया। तो उसने सोचा और उसके बाद after much thought he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself
एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए उसने ये बताया कि ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को अपने तरफ, और वो जो फोर्स है वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। उसकी डायरेक्शन जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द center of the earth is the vertical direction of the position of the apple and thus the apple falls vertically downwards। तो ये जो डायरेक्शन है सेंटर में से, अर्थ के सेंटर में से, तो न्यूटन ने क्या बोला, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को और उस फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ, मतलब बाहर से तो ये वर्टिकल लाइन ही हुई ना, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गिरती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। देखिए ये अर्थ है, ये मून है, ये एप्पल ट्री है और ये न्यूटन बैठा है। ठीक है, ये एप्पल गिर रहा है। ठीक है, तो उसमें एक एप्पल जो है एप्पल ट्री से गिरता हुआ दिखाया गया है अर्थ के ऊपर। Along the force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth। तो ये perpendicular दिशा में गिर रहा है, सीधा on the surface of the earth। ठीक है, vertical direction में। The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon। देखिए मून भी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। मून क्यों चक्कर लगाता है अर्थ के इर्द गिर्द, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स मून। और अर्थ क्यों सन की इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, द डिस्टेंसेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, क्योंकि एप्पल ट्री तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ऊपर मून की तरफ जा रहा है वो, तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल, वो अंदाजे से निकाला गया है। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स ऑन द ट्री एट द डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट्स मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लाइक फॉर एग्जाम्पल द मून। उसने ये सोचा कि अगर एप्पल जो होते हैं वो झाड़ के ऊपर, मतलब ऊंचाई पर लटके हुए होते हैं, अगर अर्थ जो है वो ऊंचाई पर लटके हुए एप्पल्स को अपनी तरफ खींच सकती है, तो वो और भी ऊंचाई पर होने वाले ऑब्जेक्ट्स को खींच सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल मून को भी अपनी तरफ खींच सकती है क्या? कैन इट एक्ट ऑन द इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन? तो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है क्या? सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है क्या? सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, मार्स और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्या? इसके बारे में उसने सोचा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की प्रोग्रेस इस साल रुक गई है, पेरेंट्स जिनके बच्चों को और पर्सनल Force and motion. We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of an object. देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करनी हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पिछले साल पढ़े हैं। क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस? चलो हम देखते हैं, 9th के बुक में देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या थे। पहला लॉ कहता है an object continues, ये 9 का बुक है, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जगह पर, अगर एक जगह पर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा तभी वो मूव करने को शुरू हो जाएगा, और या फिर वो अगर मूविंग है तो वो रुक भी कब जाएगा? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी वो रुक जाएगा, नहीं तो वो नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। अभी ऑब्जेक्ट जो चलता रहता है अर्थ पर
वो किस कारण रुकता है थोड़ी देर बाद? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता, मतलब वो टर्न भी नहीं करेगा। टर्न करना है तो भी उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइडेड बाय टी, mv माइनस mvu इज डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू ma होता है। ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स होता है। यह है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन ऑफ फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनल फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। देखिए, किसी भी फोर्स को एक रिएक्शनरी फोर्स होता है और वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक है। ये 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। ये हमने रिवाइज किया। अभी आते हैं हम 10th के बुक की तरफ। 10th के बुक में सेकंड पेज नंबर पर क्या है? इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1642 to 1727 was one of the greatest scientists of recent times. उन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज की है, वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। He was born in England. He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia. Principia नाम के किताब में उन्होंने ये लॉज दिए। Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motions. Kepler नाम का एक दूसरा साइंटिस्ट था, उन्होंने भी 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशंस, मतलब प्लैनेट्स किस तरीके से मूव होते हैं वो बताने के लिए 3 लॉज बताए थे उसने। However, the reason why planets move in the way described by Kepler's laws was not known. केपलर ने नियम तो बता दिए थे कि इस नियमों के तहत प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं सन के अराउंड, ठीक है, लेकिन उससे ये नहीं बता पाया था कि वो ऐसा क्यों मूव होते हैं, उसका कारण क्या है। तो न्यूटन विथ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉज। तो न्यूटन ने उसका रीजन बताया और उसने केपलर्स लॉज जो है वो मैथमेटिकली प्रूव किए और डिराइव किए। इन एडिशन टू दिस, न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। बहुत से सेक्टर्स में उसने काम किया था, रिसर्च किया था। लाइट के सेक्शन में, हीट सेक्शन में, साउंड सेक्शन में, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च किया था उसने। He invented a new branch of mathematics. This is called calculus and has wide-ranging applications in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. Telescope बनाने वाला, reflecting telescope बनाने वाला वो एक पहले साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन। अभी देख दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक काफी शानदार एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। इस एप्लीकेशन का नाम है गुरु ट्रेड 7। देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ट्राई दिस, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड and rotate the string so that the stone moves along the circle as shown in figure 1.2a। 1.2a फिगर में जैसे बताया गया है वैसे एक रस्सी को स्टोन बांधकर उसे घुमाना है सर्कुलर दिशा में, ठीक है। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? क्या आप इस स्टोन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। किस दिशा में कर रहे हैं? इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? How will you stop this force from acting? What will be the effect on the stone? ये सब भी हमें स्टडी करना है, ठीक है। As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is towards the center of the circle, and are applying a force towards it. ये घुमा रहे हैं, तो जब तक ये हम घुमा रहे हैं, ये उसकी टेंडेंसी क्या है? स्टोन की बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी है। वो रस्सी तोड़कर जाना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ पर इस सेंटर में किस चीज से बांधा गया है? रस्सी के द्वारा बांधा गया है, और हम उस रस्सी को खींच रहे हैं। और वो फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है? वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन किस फोर्स ने उसे इस तरफ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड अटैच किया हुआ है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब की तरफ, सेंटर की तरफ जो डायरेक्टेड होता है फोर्स उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो ये जो है हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो ये रस्सी तोड़कर बाहर चला जाता पत्थर, ठीक है। द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time। देखिए किसी भी इंस्टेंट पर in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at the instant of that instant of time। देखिए फिगर 1.2b में देखिए वेलोसिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिन्हें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज मतलब जिन्हें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं तो उसको दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी है। किस दिशा में घूम रहा है ये बताने के लिए वेलोसिटी की जरूरत होती है, और दिशा जहां आती है, डायरेक्शन जहां आती है, वहां उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अभी इस मोमेंट में, इस समय, इस क्षण को ये जो स्टोन है यहां पर उसकी वेलोसिटी इस दिशा में है, टैंजेंट की डायरेक्शन में। अगर ये रस्सी टूटती है यहां पर से तो वो इस तरफ जाएगा टैंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर ये यहां पर टूटता है, रस्सी यहां पर टूटती है तो ये इस दिशा में जाएगा स्टोन। मतलब जिस सर्कल को जब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टूट रही है रस्सी, उस पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट निकालते हैं तो वो टैंजेंट जिस दिशा में होगा उस दिशा में वो चला जाएगा, टैंजेंशियल फोर्स, टैंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। You may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin is kept on a rotating circular disc, flies off the disc along with the tangent to the disc। पिछले साल आपने ये पढ़ा है कि एक रोटेटिंग डिस्क पर अगर आप एक कॉइन रखते हैं और बहुत तेजी से घुमाते हैं उस पर, तो वो कॉइन कुछ देर बाद उड़ जाएगा, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। Thus, a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. Centripetal means center seeking, center की तरफ जाने वाला, center की तरफ जाने वाला centripetal force. That is, the object tries to go towards the center of the circle because of this force. किसी भी ऑब्जेक्ट की कोशिश होती है कि वो सेंटर की तरफ चला जाए, किस फोर्स के कारण? सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। तो हाजिर हूं एक और नई वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं घर बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं ट्रेडिंग ऐप। ठीक है। यू नो दैट द मून विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज राउंड इट इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर पाथ में जो है वो घूमता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। द direction of motion of the moon is as well as its speed constantly changes during this motion। डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है और स्पीड भी चेंज होती रहती है। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? जैसे यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे हाथ के द्वारा चल रहा था, वैसे मून के ऊपर क्या कोई फोर्स चल रहा है? तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वो अट्रैक्ट कर रहा है मून को, वो सेंट्रीपेटल फोर्स है फॉर द मून। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज द सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द मून। व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट। व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ? हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टिंग ऑन इट? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in similar fashion? जी हाँ, सन के इर्द गिर्द भी सारे प्लैनेट सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पर काम कर रहा है, घूमते हैं सारे प्लैनेट्स। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? व्हाट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल? जो भी सर्कुलर ऑर्बिट है उसके सेंटर में, मतलब अगर आप अर्थ की तरफ घूम रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है मून, तो अर्थ की तरफ उसका सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर
सन की तरफ अर्थ घूम रही है, सन की इर्द गिर्द अगर अर्थ घूम रही है तो सन की सेंटर की तरफ वो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड होगा. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस इट इज क्लियर दैट for the moon to go around the earth there must be a force which is exerted on the moon and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. जैसे कि मैंने बताया अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून को अपने तरफ खींचता है, अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करता है जब मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है ऑर्बिट में. Similarly, the sun must be attracting the planets. जिस तरीके से अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है उसी तरीके से सन, उसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है अर्थ से, तो वो सारे प्लैनेट्स को जो हमारी सोलर सिस्टम में है उनको अट्रैक्ट करता है, इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है. ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर रुकते हैं. धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा. इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन हो सकता है